वेलकम टू रेड ऑनियन होम्स यूट्यूब चैनल। रेड ऑनियन होम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के दो सबसे बड़े, सबसे चर्चित रियल एस्टेट बाजारों की पड़ताल कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली एनसीआर और दूसरी तरफ मुंबई का एमएमआर। हाँ, बिल्कुल। एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और एमएमआर मतलब मुंबई महानगर क्षेत्र, दोनों ही बहुत अहम हैं। हाँ, एक तरफ एनसीआर जहां लगता है जमीन फैली हुई है, विस्तार की काफी गुंजाइश है, और दूसरी तरफ एमएमआर जो एक तरह से द्वीप जैसा है जहां हर इंच जमीन कीमती है। सही कहा। तो आज हमारे पास कुछ ताज़ा आंकड़े हैं, जुलाई 2025 तक के ट्रेंड्स भी हैं। देखते हैं ये क्या कहानी बताते हैं। हाँ, खासकर अगर कोई निवेश के बारे में सोच रहा हो तो मतलब ये समझना कि इन दोनों बड़े बाजारों में आखिर मुख्य अंतर क्या है और क्यों शायद इन आंकड़ों के हिसाब से एमएमआर एक बेहतर ऑप्शन दिख सकता है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों क्षेत्र मिलकर ही भारत की ज्यादातर रियल एस्टेट एक्टिविटी को ड्राइव करते हैं। एमएमआर तो खैर देश का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल मार्केट है ही। और एनसीआर? एनसीआर अपने साइज, अपनी विशालता और फैलने की क्षमता के लिए जाना जाता है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर कह सकते हैं काफी अलग है। अच्छा, तो चलिए जरा आंकड़ों में गोता लगाते हैं। बिक्री मतलब सेल्स के मामले में क्या चल रहा है? सुनने में आया है काफी हलचल है। हाँ, हलचल तो है। 2024 में एमएमआर में देखिए 96,000 से ज्यादा घर बिके हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 96,000? ये तो मतलब देश के बड़े शहरों की कुल बिक्री का कितना हिस्सा हुआ? करीब 27%। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एमएमआर कितना बड़ा मार्केट है। बिल्कुल। और एनसीआर का क्या हाल रहा? वहां थोड़ी सुस्ती दिखी। एनसीआर में बिक्री करीब 4% गिरी है। 4% गिरावट? ऐसा क्यों? इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो मिड रेंज वाले घर थे और जो थोड़े सस्ते अफोर्डेबल घर थे, उनकी इन्वेंट्री मतलब सप्लाई थोड़ी कम हो गई थी। अच्छा, सप्लाई की कमी। तो नए प्रोजेक्ट शायद उतने नहीं आए उस सेगमेंट में। हाँ, कुछ हद तक इन्वेंट्री की कमी एक इशू रही है एनसीआर में, खासकर उन सेगमेंट्स में जिनकी मांग ज्यादा थी। ठीक है, अब कीमतों पर आते हैं। यहाँ क्या कहानी है? एनसीआर तो शायद थोड़ा सस्ता है ना? हाँ, अपेक्षाकृत एनसीआर ज्यादा किफायती है। 2023 में वहाँ कीमतें करीब 6% सालाना बढ़ी। 6%? ठीक है, लेकिन एमएमआर वहां तो सुनने में आता है कीमतें आसमान पर हैं। सही सुना है आपने। एमएमआर भारत का सबसे महंगा बाजार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना महंगा होने के बावजूद 2023 में वहाँ कीमतें 7% बढ़ी। 7%? एनसीआर से भी ज्यादा? हाँ, और अगर पिछले 10 साल का औसत देखें तो एमएमआर में कीमतें हर साल लगभग 9% बढ़ी हैं। 10 साल तक औसतन 9% हर साल? ये तो कमाल है। बिल्कुल। साउथ मुंबई जैसे पॉश इलाकों में तो कीमतें 1 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट से भी ज्यादा हैं। 1 लाख प्रति वर्ग फुट? बाप रे। तो ये दिखाता है कि मुंबई की जो आर्थिक ताकत है और वहां जमीन की जो भारी कमी है, वो कीमतों को कितना ऊपर खींच रही है। समझ गया। अच्छा, ये तो खरीदने की बात हुई। किराए के बाजार में भी क्या यही ट्रेंड है? क्या एमएमआर वहां भी सबसे महंगा है? हाँ जी, बिल्कुल। किराए के मामले में भी एमएमआर सबसे आगे और सबसे महंगा है। वहां की दरें नेशनल एवरेज से दोगुने से भी ज्यादा हैं। दोगुनी? कोई अंदाजा, जैसे आंकड़ों में? मिसाल के तौर पर अगर आप फर्निश्ड अपार्टमेंट देखें तो किराया औसतन 96 रुपए प्रति वर्ग फुट के आसपास है। 96 रुपए प्रति वर्ग फुट? और एनसीआर? एनसीआर में भी किराए की मांग बढ़ी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो यील्ड है मतलब किराए से होने वाला सालाना रिटर्न, वो एमएमआर के मुकाबले कम है। तो खरीदने में भी महंगा, किराए पर भी महंगा। फिर भी एमएमआर में मांग इतनी मजबूत क्यों है? शायद इंफ्रास्ट्रक्चर? बेशक, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, एनसीआर के पास एक्सप्रेसवे और मेट्रो का बहुत फैला हुआ नेटवर्क है, ये बात सही है, और जमीन भी ज्यादा है विस्तार के लिए। हाँ। लेकिन एमएमआर भी पीछे नहीं है। वहां कनेक्टिविटी सुधारने के लिए जोर शोर से काम चल रहा है। मुंबई मेट्रो का विस्तार हो रहा है, ट्रांस हार्बर लिंक अब खुल गया है, नवी मुंबई में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। हाँ, वो ट्रांस हार्बर लिंक की काफी चर्चा थी। बिल्कुल। और इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से नवी मुंबई और ठाणे जैसे जो आसपास के इलाके हैं, वहां प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक और फर्क शायद समझना जरूरी है। दोनों बाजारों का जो मिजाज है, जो कैरेक्टर है। सुना है एनसीआर में निवेशक मतलब इन्वेस्टर्स ज्यादा एक्टिव हैं। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। एनसीआर को ज्यादा इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट माना जाता है।
इसका मतलब है कि लोग अक्सर जल्दी मुनाफा कमाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं। इससे कई बार कीमतों में उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और एमएमआर? एमएमआर इसके उलट ज्यादा एंड यूजर ड्रिवन है, यानी ज्यादातर लोग वहां खुद रहने के लिए घर खरीदते हैं। और क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, जीडीपी में 6% से ज्यादा का योगदान है, तो वहां के बाजार में एक तरह की स्थिरता है, इकोनॉमिक बुनियाद ज्यादा मजबूत है। ये स्थिरता आंकड़ों में भी झलकती होगी फिर। बिल्कुल। एक उदाहरण देखिए, लग्जरी घरों के सेगमेंट में 2023 में जो एनआरआई खरीदार थे, उनकी 63% मांग अकेले एमएमआर से आई थी। 63%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जबकि एनसीआर में यही आंकड़ा 34% था। तो ये भी एमएमआर की मजबूती और अपील दिखाता है, खासकर प्रीमियम सेगमेंट में। और हाल के आंकड़े क्या कहते हैं? हाल के जो Q3 2024 के आंकड़े हैं, वो भी यही कहानी दोहराते हैं। एमएमआर में लेन देन 7% बढ़े और बिक्री का मूल्य 10% बढ़ा। जबकि हमने शुरू में बात की थी कि एनसीआर में 2024 में बिक्री थोड़ी कम हुई थी। तो ये सारे आंकड़े काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? देखिए, इन आंकड़ों के आधार पर लगता है कि एनसीआर में कीमतें बेशक कम हैं और फैलने की गुंजाइश भी ज्यादा है। ये उसके प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन एमएमआर महंगा होने के बावजूद शायद निवेश पर बेहतर रिटर्न यानी आरओआई दे रहा है। रेंटल यील्ड भी बेहतर है, आर्थिक स्थिरता ज्यादा है और लग्जरी सेगमेंट में तो इसका दबदबा साफ दिखता है। और जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे हैं, वो भविष्य में शायद और बढ़ोतरी का संकेत दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। भविष्य की ग्रोथ पोटेंशियल काफी मजबूत दिखती है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि निवेश का कोई भी फैसला आखिर में व्यक्तिगत लक्ष्यों और आप कितना जोखिम ले सकते हैं, इस पर निर्भर करता है। सही बात है। हो सकता है कुछ निवेशकों के लिए एनसीआर आज भी ज्यादा सही हो। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि एनसीआर अच्छा विकल्प नहीं है, पर हाँ, अगर लंबी अवधि और प्रीमियम प्रॉपर्टी निवेश की बात करें तो उपलब्ध जानकारी के आधार पर एमएमआर एक ज्यादा मजबूत दावेदार नजर आता है। ठीक है, तो ये तो ही एनसीआर बनाम एमएमआर की बात। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि जमीन की कमी के कारण एमएमआर में वर्टिकल विकास हो रहा है, मतलब इमारतें ऊंची बन रही हैं, जबकि एनसीआर में हॉरिजॉन्टल विस्तार हो रहा है, मतलब शहर फैल रहा है। हाँ। अब सोचिए, भविष्य में जब क्लाइमेट चेंज के असर दिखेंगे, जैसे बाढ़ का खतरा या बढ़ती गर्मी, तो इनसे निपटने की जो लागत होगी वो इन दोनों तरह के विकास मॉडल में कैसे अलग हो सकती है? क्या ऊंची इमारतों को सुरक्षित रखना ज्यादा महंगा होगा या फैले हुए शहर को? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। और क्या ये पहलू, मतलब ये क्लाइमेट रेजिलियंस की लागत, आर्थिक फैक्टर्स से हटकर रियल एस्टेट के लंबे समय के मूल्य पर असर डाल सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिए।